नमस्कार। मलखाम कट्टा के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम काफ़ी देर के बाद इस मलखाम कट्टा के सत्र के जरिए बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं। पिछले 2-3 महीने में काफ़ी सारी मलखाम के लिए बहुत अच्छी बात हुई है। अभी कंपटीशन शुरू हुए हैं, मलखाम प्रतियोगिताएँ शुरू हुई है। इसके साथ ही हम सबको पता होगा कि जो मलखाम कट्टा के मुख्य निर्माता थे गणेश जी देवरुखकर, उनका भारत सरकार ने मलखाम के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार देके उनको संबोधित किया, सम्मान किया। हम सभी के लिए काफ़ी अच्छी बातमी है, काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। और उसके साथ ही हाल ही में अपने सभी के चाहते हम सबके प्यारे उदय देशपांडे सर को भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार देके सम्मानित किया। ये दोनों सम्मान ये दो व्यक्ति के तो है, पर उसके साथ ये सम्मान ज़्यादा है मलखाम खेल के लिए। ये दोनों ने मलखाम खेल के लिए योगदान किया और मलखाम खेल ने भी उनको भर भर के दिया। जो योगदान आज ये दोनों महान जो मलखाम प्रेमी हैं, वो आज भी उनके मन में ये बात निश्चित रूप से है कि मलखाम ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमने मलखाम को कुछ भी दिया नहीं है। और ये सब अवार्ड्स और ये सब उन्होंने किया है। इस मलखाम कट्टा के माध्यम से हम काफ़ी लोगों के साथ जुड़े हैं। हमने देशपांडे सर के साथ भी एक सत्र किया था और वो सत्र भी यूट्यूब पे मौजूद है। और आने वाले कुछ दिनों में हम उनके साथ वापस बातचीत करेंगे कि ये पद्मश्री पुरस्कार मिलने के बाद उनके मन में क्या विचार है और क्या करना चाहिए भविष्य में। और वैसे ही हम लोग बात करेंगे द्रोणाचार्य गणेश देवरुखकर जी के साथ भी कि उनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है, अभी उनके सामने क्या लक्ष्य है, क्या करना है उनको आगे जाके। हम लोग इस मलखाम सत्र में एक अलग विषय को लेके आपके सामने आज आ रहे हैं और वो विषय काफ़ी मलखाम से काफ़ी जुड़ा हुआ है, पर मलखाम के साथ भी बाकी खेलों के साथ भी वो जुड़ा हुआ है। और वो विषय है कि मलखाम बाकी सब खेलों के मुकाबले कहाँ पे है, आज मलखाम कहाँ पे है और इसको आगे लेके जाना है तो क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, क्या क्या सोच विचार होने चाहिए। तो आज के इस सत्र के हम लोग 3 भाग करेंगे। पहला भाग है जिसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि मलखाम 200 साल पुराना था, तब से आज तक कैसे वो आते गए और जो मलखाम आया है उसको क्या क्या नतीजे हैं, क्या क्या कारण है कि मलखाम आज यहाँ तक पहुँच गया है। काफ़ी सारे व्यक्ति है, काफ़ी सारे रीज़न है, कारण है जो मलखाम आज ये लेवल पे आ गया है कि जिसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता होने लगी है। दूसरे सत्र में हम लोग बात करेंगे कि आने वाले 15-20 साल में क्या हो सकता है, हमें क्या करना चाहिए। और अगर हम लोग सब मिलजुल के अगर कंट्रीब्यूट करेंगे तो फिर तीसरा सत्र ऐसा है कि मलखाम इन फ्यूचर 20 साल के बाद मलखाम का भविष्य क्या है। चलिए हम लोग तीनों सेशंस को एक साथ लेके हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। जो पहला सत्र है अपना कि मलखाम का जन्म या उगम लगभग 200 साल पहले यानी 1805 से 1810 के बीच में जब पेशवाई ख़त्म हुई और अंग्रेज़ों ने पेशवा को ब्रह्मावर्त भेज दिया था। उनके साथ बालमबड्डादा देवधर जो अपने मलखाम के आद्य गुरु है, उनको भी वो पेशवा के गुरु थे, तो उनके साथ उनको ब्रह्मावर्त जाना पड़ा। ब्रह्मावर्त जाने के बाद 2-4 महीने तक उन्होंने देखा बालमबड्डादा देवधर ने कि पेशवाई को अंग्रेज़ों ने वहाँ पे रखा है, लेकिन कुछ भी करना है तो अंग्रेज़ों के मत के अनुसार ही करना है।
पेशवाई को कुछ हक नहीं है और हम लोग उनके ऊपर बोझ पड़ रहे हैं, ऐसा उनको जैसे ही मालूम पड़ा तभी उन्होंने वो ब्रह्मावर्त को छोड़ने का निर्णय लिया और पेशवा का परवानगी लेके उन्होंने ब्रह्मावर्त छोड़ा। तब तक बाळम भट्टारका देवधर की ख्याति पूरे भारतवर्ष में थी, क्योंकि अली और गुलाब जैसे दो महान योद्धाओं को, कुश्तीगरों को उन्होंने परास्त कर दिया था। जो काम पूरे भारतवर्ष में नहीं कोई कर पाया वो उन्होंने किया था। और कुश्ती के बहुत जाने माने एक बहुत हस्ती थे जिनका खुद की जगह थी और थोड़े सदन थे। उनका नाम था कोणभट नाना गोडबोले, जो वाराणसी बनारस के थे। कोणभट नाना जाके बाळम भट्टारका को मिलते रहे, उनको रिक्वेस्ट करते रहे कि आप हमें कुश्ती सिखाओ, आप हमें मार्गदर्शन करो। तो उस विनंती को मान दे के बाळम भट्टारका पेशवा से हटके या ब्रह्मावर्त से हटके फिर वो आ गए बनारस या वाराणसी। और कोणभट नाना जी ने बाळम भट्टारका को बोला कि ये जगह है, हम लोग यहाँ पे अखाड़ा बनाएंगे, आपका अखाड़ा होगा, कोई भी आपको हटाएगा नहीं, आप किसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, ये आपका अखाड़ा होगा। तभी बाळम भट्टारका जी ने एक बहुत बड़ी बात की कि नहीं, अखाड़ा आपका ही होगा, आपकी जगह है, आपका अखाड़ा होगा, मैं सिखाऊंगा आपको। और ऐसे बात होते हुए 1810 में कोणभट नाना अखाड़ा जो बनारस में था, उस अखाड़े का निर्माण हुआ और बाळम भट्टारका वहाँ पे सिखाने लगे। बाळम भट्टारका सिखाने लगे, उनकी शादी हुई, उनके पुत्र हुए, 3 पुत्र उनके थे और वो पुत्रों को कोणभट नाना ने भी सिखाना शुरू किया। उसी वक्त उनके काफ़ी सारे शिष्य थे। एक कहानी व्यायाम ज्ञान कोश खंड 3 में कही जाती है कि उनके एक शिष्य थे टके जमाल। वो टके जमाल जो शिष्य थे, उनके ज़रिए बाळम भट्टारका ने वहाँ पे एक अंग्रेज़ के बड़े अफसर थे, गवर्नर थे, एल्फिस्ट, उनके सामने मलखाम का प्रदर्शन किया, प्रात्यक्षिक किया, वो भी मक्खन लगा के, जो बहुत टफ है। तो मलखाम का प्रचार और प्रसार उधर से ही बाळम भट्टारका ने शुरू किया था। काफ़ी सारे लोग उनके साथ जुड़ रहे थे। वेद का मलखाम, जो दोहरी मलखाम का प्राथमिक रूप था, वो वेद का मलखाम के जो निर्माता थे मोघे जी, अनंतराम गुरु मोघे, वो भी उनके साथ जुड़े, जो आगे जाके अच्युतानंद स्वामी करके प्रसिद्ध हुए। तो ये उनके साथ जुड़े, वेद मलखाम का निर्माण हुआ, बाद में टांगता मलखाम, क्योंकि एक बार प्रदर्शन के लिए आप बाहर निकलते हैं तो लोगों को भी हर एक ही चीज़ देखने में कंटाला आता है। तो अलग अलग प्रकार के प्रदर्शनीय मलखाम का निर्माण उस वक्त हुआ। वो एक 30-35 साल का जो कालावधि था, 1810 से लेके 1850 तक, शायद 40 साल का कालावधि, जिसमें थोड़े बहुत मलखाम निर्माण हो गए। उसके बाद बाळम भट्टारका जी की मृत्यु हुई। वो मृत्यु हुई यानी जो वो बूढ़े हो गए, 72 साल के हो गए, तभी उन्होंने देखा कि मैं खुद के शरीर के ऊपर भी अभी अवलंबित्व नहीं रह सकता हूँ, मेरा खुद का शरीर भी मुझे साथ नहीं दे रहा है। और उनको जब भी मालूम पड़ा तभी उन्होंने अपने देह को गंगार्पण किया, उन्होंने देह त्याग दिया गंगा में। उनके जाने के बाद ये कोणभट नाना अखाड़ा तब तक बहुत प्रसिद्ध हुआ था, बाळम भट्टारका जी की वजह से, मलखाम की वजह से और कुश्ती की वजह से। और इसके साथ कहीं जो लोग जुड़े थे उसमें बाळम भट्टारका के पुत्र तो थे ही वहाँ पे। कोणभट नाना जी, उनका भी देहांत हो गया। उनके जाने के बाद उनके जो पुत्र थे अनंतराम गुरु गोडबोले, जो इस अखाड़ा का संचालक हो गए, उनको रामजी देवधर, जो बाळम भट्टारका के सबसे बड़े पुत्र थे, उन्होंने सिखाया। और ये परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा चलती रही। ये परंपरा लगभग 1850 से लेके 1910-1920 तक काफ़ी अच्छे तरीके से चलती रही। जो लोग इनके साथ जुड़े वो लोग बाहर जाके मलखाम का प्रचार प्रसार करने लगे। हम सबको पता है कि जो टके जमाल, जिन्होंने पहला मलखाम का प्रदर्शन किया था एल्फिस्टन साहब के सामने मक्खन लगा के, वो उधर से निकल के आ गए वडोदरा। वडोदरा में
उन्होंने एक बहुत बड़ा शिष्य तैयार किया जिनका नाम है जुम्मा दादा। आज भी वो जुम्मा दादा का व्यायामशाला वहाँ पे अखाड़ा मौजूद है। लगभग 100 साल 150 साल हुए उनके। जुम्मा दादा की खुद की उम्र 90 साल के आगे थी और जुम्मा दादा ने बहुत सारी चीज़ वहाँ पे करने की कोशिश की। 1850 से 1900 के बीच मलखम्ब का काफ़ी सारा प्रसार मेनली उत्तर भारत में हुआ और उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक जो प्रसार हुआ उसका भी सबसे बड़ा माध्यम था कुश्ती, क्योंकि उस वक्त कुश्ती के दंगल हुआ करते थे। आज जिसको हम नेशनल या इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स कहते हैं, वैसे प्रतियोगिताएं पूरे भारतवर्ष में होती थी और संगीत के जैसे अलग अलग घराने हैं वैसे कुश्ती के भी अलग अलग घराने होते थे। कि नॉर्थ की कुश्ती जो थी, बनारस की कुश्ती, बनारसी कुश्ती अलग थी, पंजाबी कुश्ती अलग थी, गुजरात में जो थे वो कुश्ती मारवाड़ी कुश्ती है वो अलग है, महाराष्ट्रियन कुश्ती अलग है, साउथ में जो कर्नाटकी है वो अलग कुश्ती है, कलारी पयाटू आपने देखा होगा उसके पास आने वाली एक कुश्ती अलग है, बंगाल की कुश्ती अलग थी। तो पूरे भारतवर्ष में अलग अलग तरह की कुश्ती होती थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग आपस में मिलते थे जब भी बड़ी दंगल होती थी। और उस वक्त जो मलखम्ब का प्रचार प्रसार हुआ, उस प्रचार प्रसार ने पूरे भारतवर्ष में जो अखाड़े हैं, जो व्यायामशालाएँ हैं जहाँ पे कुश्ती होती है, वो जगह पे मलखम्ब आसानी से वहाँ पे पहुँच गया। 1910-1920 के आजू बाजू यानी बाला बटादा जी ने मलखम्ब शुरू किया, उसके 100 साल के बाद धीरे धीरे दुनिया नज़दीक आने लगी। पहला महायुद्ध हुआ 1914 में, वो सब खत्म हुआ। उसके बाद महायुद्ध सबको नहीं चाहिए था, फिर भी महायुद्ध न हो और अपने को उसमें से सुरक्षित रहे करके हर कोई देश अपनी मजबूती के पीछे पड़ा था। और वो मजबूती वेपन्स की जैसे थी वैसे मिलिट्री भी मजबूती थी। उसी वक्त एक जो टके जमाल हमने देखा, बाला बटादा जी के जो स्टूडेंट थे जिन्होंने एल्फिस्टन साहब के सामने मलखम्ब प्रात्यक्षिक किया, उनके जो शिष्य थे वडोदरा में वो थे जुम्मा दादा। जुम्मा दादा ने काफ़ी सारे शिष्य निर्माण किए। एक मैं जुम्मा दादा जी की विशेषता बोलता हूँ, उन्होंने जो 5 शिष्य उनके जो थे उसमें से एक सबसे बड़े थे वो माणिकराव, प्रोफेसर राजरत्न माणिकराव जिनको कहा जाता था। जुम्मा दादा जी बहुत कुछ सिखाते थे, जिसमें हाड़ जोड़ जो थे, अस्थि संधान विद्या जिसको कहते हैं, वो जुम्मा दादा सिखाते थे। उनके काफ़ी शिष्य थे। उनको किमया करके एक चीज़ थी वो आती थी, वो योग मार्ग में थे, वो हत्यार बिनोट करके थे, वो सब करते थे और साथ में कुश्ती और मलखम्ब भी सिखाते थे। उनके एक शिष्य थे प्रोफेसर राजरत्न माणिकराव। राजरत्न माणिकराव ने भारतीय खेल और भारतीय मिलिट्री के प्रति बहुत बड़ा कार्य किया है। आज हम लोग मिलिट्री की जो आज्ञाएं देते हैं, ऑर्डर्स बोलते हैं, जैसे विश्राम, सावधान, दाहिने मोड़, बाएं मोड़, कदम ताल, ये सभी जो आज्ञा हैं, ऑर्डर है, वो प्रोफेसर राजरत्न माणिकराव ने खुद ने बनाई है लिख के, जो आज फॉलो हो रही है। राजरत्न माणिकराव जो थे वो खुद कुश्ती और मलखम्ब के माहिर खिलाड़ी थे, साथ ही शस्त्र कला उनको अच्छी आती थी, साथ ही में उनको अस्थि संधान विधि आता था। उनके जो गुरु थे जुम्मा दादा, उन्होंने पूरा सिखाया था उनको, पूरा ज्ञान उनको दिया था। माणिकराव जी ने वो ज्ञान खुद तक नहीं रखा, उन्होंने भी वो ज्ञान को बांटना शुरू किया और ऐसे बटा कि जो अच्छे शिष्य हैं उनको पूरा ज्ञान उन्होंने दिया। जिसमें जो 5 शिष्य हैं उसमें हम लोग देखेंगे कि प्रहलाद काळे गुरु जी, जिन्होंने श्री समर्थ व्यायाम मंदिर का निर्माण किया। समर्थ व्यायाम मंदिर के आज के जो कार्यवाह है उदय देशपांडे जी, उनको पद्मश्री मलखम्ब का मिला है। तो वो संस्था का निर्माण तो जो काळे सर ने किया, तो काळे सर माणिकराव के शिष्य थे। दूसरे हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती बहुत बड़ी संस्था है, जो हरिदास पंत वैद्य, अंबादास पंत वैद्य जी ने की थी, वो प्रोफेसर माणिकराव जी के शिष्य थे।
तीसरी है नासिक में जो प्रसिद्ध व्यायामशाला है यशवंत व्यायामशाला नासिक। उनके जो महाबल गुरुजी थे वो खुद प्रोफेसर राजारत्न माणिकराव के शिष्य थे। चौथी एक व्यायामशाला है मुंबई में ही ओम समर्थ व्यायाम मंदिर, जो नरवणे करके एक थे जो बाद में मंत्री बने महाराष्ट्र सरकार में, उनकी वो व्यायामशाला थी, वो माणिकराव जी के शिष्य थे। और पांचवी जो व्यायामशाला, पांचवी जो संस्था हुई है वो कैवल्य धाम लोनावाला की बहुत बड़ी संस्था है। उनके जो संस्थापक एक गुणे, वो जो गुणे जी थे वो बहुत पतले थे और उनको योगासन और सूर्य नमस्कार और भारतीय व्यायाम देके प्रोफेसर माणिकराव ने उन्होंने उनको सक्षम किया। उन्होंने जाके ये लोनावाला में बहुत बड़ी संस्था उसका निर्माण किया। तो माणिकराव इतने महान थे, उनके शिष्य इतने महान हैं और उनके जो शिष्य परंपरा आज चल रही है मलखम्ब की, वो भी मलखम्ब खेल को बहुत महान या बहुत ऊंचाई तक लेके जाएगी। ये लगभग हुआ 1940-50 तक। उसके बाद जब भी भारत स्वतंत्र हुआ उसके ही आजू बाजू दूरदर्शन का या फिल्म्स का निर्माण हुआ था, फिल्म्स आने लगी थी। उस वक्त रील होती थी जो रील प्रोजेक्टर के ज़रिए दिखाई जाती थी। और ओलंपिक्स जो था वो धीरे धीरे जगन्मान्य होते गया, चाहे वो 1932 का ओलंपिक हो या 1940 का ओलंपिक हो, वो जगन्मान्य होते गया। और उस ओलंपिक में जो जिम्नास्टिक्स था, जिम्नास्टिक्स खेल ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। हम सबको एक जिम्नास्ट के बारे में पता है, नादिया कोमेंसी। नादिया ने 1976 में 1976 में 10 में से 10 अंक पूर्ण अंक प्राप्त किए, पूर्ण गुण उन्होंने प्राप्त किए थे। पहली जिम्नास्ट जिन्होंने पूर्ण अंक प्राप्त किए थे वो नादिया कोमेंसी जो रोमानिया की थी। और उस परफॉर्मेंस को देखे 1976 की बात है, 1976 की ये बात है, उनका परफॉर्मेंस वो उस दरमियान लाइव टेलीकास्ट शुरू हुआ था और लगभग आधी दुनिया ने वो लाइव टेलीकास्ट देखा था। और उसका जो दृश्य था, एक उस वक्त 10 मार्क मिलते थे, 10 गुण ज़्यादा से ज़्यादा होते थे। लेकिन उसका जो स्कोरबोर्ड था, वो स्कोरबोर्ड के अंदर 10.00 10 मार्क दिखाने की सुविधा नहीं थी। इसके लिए उसको स्कोरबोर्ड पे मार्क दिया गया था 1.00, क्योंकि 10 मार्क दे नहीं पाते हैं। 10 के लिए आपको 2 डिजिट आगे 2 डिजिट पीछे चाहिए। इसमें एक ही डिजिट था, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क 9 मिलेंगे, इनको 10 मिले, तो 1.00 ऐसे उनका स्कोर था जो पूरे दुनिया में वो स्कोर फैल गया। और आज भी आप नेट देखेंगे तो वो एक मिरेकल माना जाता है। आज की परिस्थिति ऐसी है कि आज जिम्नास्टिक्स के रूल्स चेंज हुए। आज लोगों को जिम्नास्ट को 14, 15, 16 ऐसे मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि मार्क उनकी जो काउंटिंग है, गिनती है, वो अलग हो गई है उस वक्त से। तो ये 1950 के बाद जब जिम्नास्टिक्स आ गया पूरे विश्व में, वैसे जिम्नास्टिक्स भारतवर्ष में आ गया। और हम लोग जब भी स्वतंत्र हुए तो स्वतंत्र संस्था या स्वतंत्र संगठन का निर्माण अनिवार्य था। और उस वक्त अपने भारत सरकार ने एक कानून लाया था, 1 गेम 1 फेडरेशन, यानी एक खेल के लिए एक फेडरेशन जो उसकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी वो होनी चाहिए। ऐसे जिम्नास्टिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसकी स्थापना हुई 1950-52 के आजू बाजू, और उसमें एक मलखांब खेल भी जोड़ दिया गया। लेकिन धीरे धीरे एक 20-25 साल के बाद जिम्नास्टिक्स जैसे टेक्निकली साउंड होते गया, तभी उनको मालूम पड़ा कि ये मलखांब जो है वो अलग खेल है, वो हमारा जिम्नास्टिक्स का पार्ट नहीं है। जिम्नास्टिक्स के साधन निश्चित है, क्योंकि उनको जागतिक जो फेडरेशन थी उनके साथ जुड़ना था, उसके अलावा वो कुछ कर नहीं सकते थे। इसके लिए फिर मलखांब फेडरेशन ऑफ इंडिया का अलग निर्माण हुआ। और उस निर्माण के वक्त जो लोग मौजूद थे उसमें हमारे उदय देशपांडे सर थे, सुहास पाठारी जी थे, हमारे पूना के मलखांब प्रेमी थे। उन्होंने सबने मिलकर ये मलखांब फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की। हमारे जिम्नास्टिक्स के मोरेश्वर गुर्जर करके एक सर थे,
उनका काफ़ी योगदान रहा है ये मलखम्ब फेडरेशन बनाने में या उसको स्वतंत्र करने में। और गुर्जर सर का आखिरी सांस तक मलखम्ब के ऊपर प्रेम भी था। ऐसा नहीं कि हमने उसको बाजू में निकाला, ये हमारा नहीं है, ऐसा नहीं था, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे टेक्निकल पर्सन थे। तो ऐसे काफ़ी लोग मलखम्ब के साथ जुड़े हैं और उन्होंने मलखम्ब को आज ये लेवल तक लाया है। हम लोग, मेरे को याद है, मैं इनमें से काफ़ी लोगों के साथ पर्सनली मिल पा रहा हूँ। कुछ लोगों में अगर नाम लेंगे तो हमारे बाणे गुरुजी थे पुणे के, जो निराधार मलखम्ब के मास्टर हम लोग कह सकते हैं। निराधार मलखम्ब का उन्होंने बहुत प्रचार प्रसार किया। उसके साथ हमारे राक्षे गुरुजी थे, उन्होंने मलखम्ब का प्रचार प्रसार अलग ढंग से किया। मेरे पिताजी थे, वो वेद मलखम्ब के माहिर थे। उन्होंने मुझे ना ही वेद का मलखम्ब सिखाया, पर ऐसे करतब उन्होंने खुद करके दिखाए हैं। मुझे अभी भी याद है, उनकी उम्र लगभग 60-65 साल की थी। 65 साल की उम्र में भी वो मलखम्ब के ऊपर, वेद मलखम्ब के ऊपर गुरु पकड़ जैसा कठिन प्रकार आसानी से लगा सकते थे। आज जो रोप मलखम्ब करते हैं उनको गुरु पकड़ बहुत इजी लगती है, लेकिन वेद मलखम्ब के ऊपर आप गुरु पकड़ करने जाओ तो वेद बहुत लगता है। और ये सभी महान लोग थे, इन्होंने मलखम्ब को आज ये लेवल पे लाके खड़ा किया है। पिछले 30-40 साल की अगर हम लोग बात करेंगे, 1980 के बाद की बात करेंगे, तो 1980 के बाद काफ़ी सारे बदलाव मलखम्ब में आ गए। उसमें कॉस्ट्यूम्स आ गए, जो जिम सूट है वो तो जिम्नास्टिक के साथ आ ही गए थे। और इस 40 साल के पीरियड में जो टेक्निकल चेंजेस हुए हैं, जिसमें जैसे कॉस्ट्यूम और ये सब तो बदल ही गया है, साथ ही अपैरेल्स के डायमेंशंस में भी थोड़ा हल्का सा बदलाव आ गया है। कंपटीशन स्ट्रक्चर में बहुत सारा बदलाव आ गया है। और आज का अपना दौर ऐसा है कि जो विश्व मलखम्ब फेडरेशन जो है वो और मलखम्ब फेडरेशन ऑफ इंडिया, दोनों के नियमों में काफ़ी अंतर है। दोनों के नियम अलग अलग नियम है। जैसे हम लोग क्रिकेट में टेस्ट मैच अलग है, 50-50 अलग है, 20-20 अलग है, ये सबके नियम अलग है। चाहे वो नो बॉल को लेके हो, वाइड बॉल को लेके हो, 20-20 50-50 में फ्री हिट मिलती है जो टेस्ट मैच में नहीं मिलती। हर एक के एक नियम है, बेसिक गेम एक ही है, लेकिन कॉम्पिटिशन स्ट्रक्चर को लेके उसके नियम अलग अलग है। वैसे विश्व मलखम्ब फेडरेशन के रूल्स आज अलग हुए हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग हो गई है। और अभी उन्होंने, मैं आपको एक आसानी से बताऊं तो, मलखम्ब फेडरेशन ऑफ इंडिया में पोल, हैंगिंग रोप, 3 साधन जो है, वो 3 साधनों में कंपलसरी सेट तो निकल गया, लेकिन ऑप्शनल सेट जो है वो आज भी 90 सेकंड का यानी 1.5 मिनट का है। और विश्व मलखम्ब फेडरेशन के जो रूल्स है उसमें हर एक खिलाड़ी को 2 सेट करने पड़ते हैं। एक को शॉर्ट सेट कहा जाता है और एक को लॉन्ग सेट कहा जाता है। लॉन्ग सेट लगभग 2 मिनट का है। तो ये जो शॉर्ट और लॉन्ग सेट, और शॉर्ट सेट भी आपको 2 करने हैं, एक के पीछे एक, 50 सेकंड का एक सेट होगा, 10 सेकंड का गैप होगा, वापस 50 सेकंड का एक सेट होगा। तो शॉर्ट सेट 2 करने हैं और लॉन्ग सेट 1 करना है। तो उनके नियम अलग है, इनके नियम अलग है। आगे जाके जो मैं देख रहा हूँ कि आगे जाके आने वाले 10, 15, 20 साल में शायद ये दोनों रूल्स इकट्ठा होके कुछ अलग रूल्स भी बनाए जाएंगे। जो चेंजेस जो है वो अभी हो रहे हैं। तो अपने अगले सत्र में ये इस चेंजेस के बारे में और इस आगे वाले 20-25 साल में हमें मलखम्ब प्रेमी करके क्या करना है, वो आपको समझाने की मैं कोशिश करूँगा।